हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम प्राइम मिनिस्टर के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक वाइज। जैसा कि आपको पता है, ये इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है एमसीक्यूज, जिसमें हम टॉपिक वाइज डिस्कस करते हैं। ऑलरेडी हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। ये आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है पॉलिटी का, जिसमें हम प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड जितने एमसीक्यूज बनते हैं, जितने एमसीक्यूज आते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में मैंने जितने क्वेश्चंस लिए वो सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो इससे आपको हेल्प मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर फ्रेम होते हैं। देखो, टॉपिक तो हम बहुत बार पढ़ लेते हैं, लेकिन हमको पता नहीं होता उस टॉपिक पे किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो उसी की वजह से हम एग्जाम में जब हम जाते हैं बिना एमसीक्यू सॉल्व किए, हमें वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो हमेशा एग्जाम में जाए तो आप एमसीक्यूज वाला सीरीज ज़रूर देखिएगा। एमसीक्यूज आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अगर नॉर्मली पढ़ना है तो आप ऐसे ही पढ़िए, लेकिन अगर एग्जाम क्रैक करना है तो आप एमसीक्यूज ज़रूर सॉल्व कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम प्राइम मिनिस्टर के एमसीक्यूज से। पहला जो हमारा एमसीक्यू है वो है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री। ठीक है, वो कौन सी पहली वुमेन थी जो प्राइम मिनिस्टर बनी थी किसी कंट्री की। तो ऑप्शन ए गोल्डा मेयर, ऑप्शन बी मार्गरेटा थेचर, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, एंड ऑप्शन डी इज द श्री माबो बंदर नाइके। ठीक है, ये ठीक है। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है और इसके बहुत ज्यादा रिपीट होने के चांसेस हैं। अब इसका करेक्ट आंसर लोग क्या करते हैं, इंदिरा गांधी लगाए जाते हैं, जबकि ये गलत आंसर है। इसका करेक्ट आंसर है श्री मावो बंदर नाइके। ठीक है, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करें। क्यों? क्योंकि ये वर्ल्ड में पहली प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कंट्री पूछा है, उन्होंने इंडिया नहीं पूछा है, इसलिए इंडिया नहीं है। इंडिया की पहली प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी है। ठीक है, लेकिन वर्ल्ड की पहली प्राइम मिनिस्टर जो है वो ये है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और ये कहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी? तो ये श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर बनी थी। और कब बनी थी? ये इलेक्ट होकर 1960 में ये पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनी थी। उसके बाद 3 बार ये श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है। ठीक है, तो इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। ये श्रीलंका की थी 1960 में बनी थी। लेकिन जो इंदिरा गांधी हमारे यहाँ पे पहले प्राइम मिनिस्टर बनी थी, वो कौन से ईयर में बनी थी, वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। वैसे 1964 में बनी थी, जब जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई थी उसके बाद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। इन इंडिया द प्राइम मिनिस्टर रिमेन्स इन ऑफिस सो लॉन्ग एज ही इंजॉयज द। इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपने ऑफिस में कब तक रह सकता है, कब तक अपना ऑफिस इंजॉय कर सकता है? ऑप्शन ए सपोर्ट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ऑप्शन बी कॉन्फिडेंस ऑफ राज्यसभा, ऑप्शन सी कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा, ऑप्शन डी सपोर्ट ऑफ द पीपल। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर किसका सपोर्ट इंजॉय करता है ऑफिस में रहने के लिए? तो जब तक, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, प्राइम मिनिस्टर का जब तक कॉन्फिडेंस रहता है या जिसकी मेजॉरिटी रहती है उसकी पार्टी में लोकसभा में, तब तक प्राइम मिनिस्टर अपनी पोजीशन पे रहता है। जिस दिन वो अपनी मेजॉरिटी या अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देता है लोकसभा में, वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट जो है वो हटा दी जाती है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस लोकसभा में एंजॉय करता है तभी वो प्राइम मिनिस्टर रहता है। ठीक है, और जिसका कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस मतलब जिसकी मेजॉरिटी होती है, उस पार्टी का लीडर ही कौन बनता है? प्राइम मिनिस्टर बनता है। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर के कहने पर बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। विच पार्टी प्रोवाइडेड 2 प्राइम मिनिस्टर इन 2 years टाइम? कौन से 2 प्राइम मिनिस्टर दिए थे 2 ईयर के टाइम में? ऐसी कौन सी पार्टी आई थी हमारी कंट्री में? ठीक है, तो ऑप्शन ए है बीजेपी, ऑप्शन बी है जनता पार्टी, ऑप्शन सी है जनता दल, ऑप्शन डी है समाजवादी जनता पार्टी। तो इसका करेक्ट आंसर है जनता दल पार्टी। देखो, क्या हुआ था 1975 में हमारी कंट्री में एक सबसे खतरनाक घटना हुई थी, जिसको हम बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी। और ये किसने लगाई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने लगाई थी। ठीक है, इसके वजह से बहुत ज्यादा अपोजिशन हुआ था, और पहली बार दूसरा प्राइम मिनिस्टर बना था जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का नहीं था। वो कौन बने थे? मोरारजी देसाई बने थे। ठीक है, मोरारजी देसाई जो थे वो जनता दल पार्टी के कैंडिडेट थे, और इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था 77 से लेकर 79 तक। ठीक है, फिर 79 में इन्होंने रिजाइन कर दिया था, और जनता दल पार्टी का दूसरा प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे, वो थे चौधरी
चरण सिंह, ठीक है, चरण सिंह को बनाया गया था पार्टी का लीडर, प्राइम मिनिस्टर। और ये सिर्फ 24 डेज के लिए अपने ऑफिस में रहे थे, 79 जुलाई 79 से अगस्त 79। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस पार्टी से अपना सपोर्ट खींच लिया था, उसके वजह से कोएलिशन की पार्टी जो थी जनता दल, वो बिखर गई थी और चौधरी चरण सिंह का प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन से रिजाइन करना पड़ गया था, ठीक है। तो ये दो प्राइम मिनिस्टर आप जरूर याद रखिएगा कि ये दो प्राइम मिनिस्टर 2 बार दिए थे जनता दल की गवर्नमेंट ने, एक तो मोरारजी देसाई और दूसरे चौधरी चरण सिंह, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है उसका टेन्योर क्या होता है, उसका टाइम पीरियड क्या होता है, उसका कार्यकाल क्या होता है। तो ऑप्शन ए कॉन्टरमिनस विद द टेन्योर ऑफ द लोकसभा, ऑप्शन बी कॉन्टरमिनस विद द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी एज लॉन्ग एज ही एंजॉय द सपोर्ट ऑफ अ मेजोरिटी इन द लोकसभा, ऑप्शन डी 5 years। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जब तक वो अपना मेजोरिटी सपोर्ट करता है लोकसभा में, तभी तक वो क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर रहता है। जिस दिन उसकी पार्टी की मेजोरिटी खत्म हो जाती है, उस दिन उसकी प्राइम मिनिस्टर पोस्ट भी चली जाती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, ठीक है। कौन चेयरमैन होता है नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का। ऑप्शन ए द प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी द वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑप्शन डी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और इसको कब किसने सेटअप किया था, जवाहरलाल नेहरू ने सेटअप किया था नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल को। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको जो स्टेटमेंट्स है वो कंसिडर करने हैं। पहला स्टेटमेंट है द रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मीन्स द रेजिग्नेशन ऑफ द होल कैबिनेट। तो ये सही ऑप्शन है। जिस दिन प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है उसकी पूरी कैबिनेट को रिजाइन करना पड़ता है। दूसरा ऑप्शन है इट इज ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर दैट द प्रेसिडेंट समन्स एंड प्रोरोग्स पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर ही प्रेसिडेंट जो होता है वो समन करता है पार्लियामेंट को और लोकसभा को डिसॉल्व कर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्या है, विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा होता है तो डी ऑप्शन होता। ये आपको जरूर याद रखना है। जो बच्चे अभी पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं उनको करेक्ट, नॉट करेक्ट या फिर इनकरेक्ट, इन तीनों चीजों का ध्यान रखना है। ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट होगा, सी ऑप्शन, क्योंकि बोथ 1 and 2 आर करेक्ट ऑप्शन। अगर उसने इनकरेक्ट पूछा होता तो डी ऑप्शन होता, ठीक है, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7, हु ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विदाउट बिकमिंग अ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। मतलब जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से कौन से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऐसे हैं जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बने थे कभी भी, ठीक है। तो ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बी एच.डी. देवगौड़ा, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई और ऑप्शन डी आई.के. गुजराल। तो इसका करेक्ट आंसर है एच.डी. देवगौड़ा। और एक और ऑप्शन है अगर होता है इसमें तो नरेंद्र मोदी, ठीक है। नरेंद्र मोदी भी डायरेक्टली गुजरात के सीएम से डायरेक्टली पीएम बने हैं। वो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर पहले कभी नहीं बने थे, वो डायरेक्टली सीएम से पीएम बने हैं। ऐसे ही एच.डी. देवगौड़ा भी डायरेक्टली सीएम से पीएम बने थे, वो कभी भी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नहीं थे। चौधरी चरण सिंह जो थे वो मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट में होम मिनिस्टर की पोस्ट पर थे, इसलिए वो कैबिनेट मिनिस्टर थे। ऐसे आई.के. गुजराल भी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन द एंटी डिफेक्शन बिल वॉज पास्ड, ठीक है। जब एंटी डिफेक्शन बिल पास हुआ था उस टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे। तो आपको एंटी डिफेक्शन बिल पता होगा, मैंने पार्ट्स आर्टिकल शेड्यूल वाले पार्ट में डिस्कस किया था। एंटी डिफेक्शन बिल जो है वो कौन से अमेंडमेंट से आया था, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आया था, 1985 में आया था, ठीक है। इस एक्ट के थ्रू जो बार बार लीडर्स पार्टीज चेंज कर रहे थे उसको बंद किया गया। अगर कोई लीडर इलेक्शन जीतने के बाद पार्टी चेंज करता है तो उसको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, ऐसा एंटी डिफेक्शन बिल में मेंशन किया है। अब ये कौन से प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे आया था, तो देखो अगर आपको टाइम पीरियड के हिसाब से थोड़ा भी पता होगा कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर बने तो आप इसका आंसर इजीली गेस कर सकते हैं। ऑप्शन है ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी बीपी सिंह, ऑप्शन डी एच.डी. देवगौड़ा, ठीक है। तो अगर आपको पता हो इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी 1984 में और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर कौन बनाए थे, राजीव गांधी बनाए थे।
1985 में कौन पीएम थे हमारे? राजीव गांधी। तो ये जो एंटी डिफेक्शन बिल पास हुआ था वो राजीव गांधी के टाइम पर पास हुआ था। ठीक है, तो ऐसे आप थोड़ा, अगर आपको नहीं भी पता है तो आप गैस कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स रिजाइंड बिफोर फेसिंग अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन द लोकसभा? कौन से ऐसा इंडियन प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने नो कॉन्फिडेंस वोट को फेस किए बिना ही लोकसभा से रिजाइन कर दिया था? ऑप्शन ए चंद्रशेखर, ऑप्शन बी मुरारजी देसाई, ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह एंड ऑप्शन डी वीपी सिंह। इसका करेक्ट आंसर है सी चौधरी चरण सिंह। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था, देखो जब मुरारजी जनता दल की गवर्नमेंट थी तो मुरारजी देसाई जो थे उन्होंने 79 में रिजाइन कर दिया था, और 79 में ही जुलाई 79 में जो चौधरी चरण सिंह थे उनको क्या बनाया गया था? प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। लेकिन उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस प्रूव करने के पहले ही 23 डेज में अगस्त 79 को ही अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया था, क्योंकि इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने अपनी वो खींच क्या अपना सपोर्ट खींच लिया था पार्टी से, तो कोएलिशन की गवर्नमेंट टूट गई थी, तो कॉन्फिडेंस प्रूफ नहीं कर पाए थे। तो चौधरी चरण सिंह जो थे उन्होंने पहले ही रिजाइन कर दिया था। समझ में आया? चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, शक्ति स्थल इज रिलेटेड टू होम? देखो एक मेमोरियल है, अलग अलग, जैसे आपको पता होगा हर प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का मेमोरियल बनाया गया है, जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है इंडिया की उनका मेमोरियल बनाया गया है। तो जो शक्ति स्थल है वो किस से रिलेटेड है? तो ए श्रीमती इंदिरा गांधी, बी राजीव गांधी, सी महात्मा गांधी है, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर है श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी के नाम पर ही शक्ति स्थल बनाया गया है। ठीक है, महात्मा गांधी के मेमोरियल को हम क्या बोलते हैं? राजघाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजघाट बोलते हैं। ये कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक है, राजीव गांधी के मेमोरियल को हम क्या बोलते हैं? वीर भूमि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीर भूमि। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उनका जो मेमोरियल है उसको हम क्या बोलते हैं? तीन मूर्ति हाउस बोलते हैं, थ्री मूर्ति हाउस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ऐसे आप दूसरे लीडर्स का भी देख सकते हैं। एक किसान स्थल बोलते हैं, किसको बोलते हैं? चौधरी चरण सिंह जो है उनकी जो मेमोरियल है उसको हम किसान स्थल बोलते हैं। तो ऐसे आप देख सकते हैं। और भी क्वेश्चन नंबर 11, इट वाज विड्रॉल ऑफ द सपोर्ट ऑफ द कांग्रेस विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ? मतलब किस विड्रॉल ऑफ द किस किस के कांग्रेस ने कब कब अपना सपोर्ट विड्रॉल किया है जिसके वजह से बहुत सारे जो पीएम्स थे उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा? तो ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, सॉरी नॉट चंद्रशेखर, ऑप्शन डी एच डी देव गौड़ा एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। देखो चौधरी चरण सिंह तो अभी हमने डिस्कस किया कि उन्होंने तो 23 दिन में ही रिजाइन कर दिया था। चंद्रशेखर ने भी कर दिया था, एच डी देव गौड़ा ने भी कर दिया था जब कांग्रेस ने सपोर्ट खींच लिया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, सारे ही जो प्राइम मिनिस्टर मेंशन है वो सब लोगों ने रिजाइन किया है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपना सपोर्ट ले लिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर नेवर फेस्ड द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द टेन्योर? ठीक है, कौन से प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने कभी भी अपने टेन्योर में पार्लियामेंट नहीं गए? ऐसे भी एक हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे जो कभी भी पार्लियामेंट नहीं गए उनके टेन्योर के टाइम पे। तो ऑप्शन ए चंद्रशेखर, ऑप्शन बी बीपी सिंह, ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ 23 डेज के ही लिए पीएम बने थे और उस टाइम पे भी अपना कॉन्फिडेंस प्रूव नहीं कर पाए थे, तो कभी भी ये कहाँ नहीं गए हैं? पार्लियामेंट में गए ही नहीं थे अपने टेन्योर में, क्योंकि सिर्फ 23 से 24 डेज का ही इनका टेन्योर था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, द ऑफिस ऑफ द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, जो अभी ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस नहीं है, पहले था। ऑप्शन ए है इट वाज क्रिएटेड अंडर द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ, इट वाज क्रिएटेड बाय 44th अमेंडमेंट, इट वाज क्रिएटेड बाय 85th अमेंडमेंट। देखो ये दोनों तो वैसे ही गलत है क्योंकि 44th अमेंडमेंट तो कब हुआ था? 1978 में हुआ था। ठीक है,
तो इसमें 85th अमेंडमेंट भी 2000 कुछ में हुआ था, तो ये दोनों तो गलत हो गए। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता तो अभी तक ये पोस्ट चल रही होती, लेकिन ये पोस्ट कंटिन्यू नहीं है, तो ये क्या है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ था, बी ऑप्शन। और पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हमारे कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, हु एक्सरसाइज द एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर अंडर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कौन है जो एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर देखता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। ऑप्शन ए पार्लियामेंट, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी ब्यूरोक्रेसी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो रियल एग्जीक्यूटिव हेड होता है, जो सारी चीजों को देखता है, इसको डी फैक्टो अथॉरिटी भी बोलते हैं। और जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं ये नॉमिनल हेड होते हैं, इनको डी जूरे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी जूरे अथॉरिटी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15, द यूनियन मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ। जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं वो अपनी ऑफिस को होल्ड करते हैं किसके प्लेजर पर। ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एंड ऑप्शन डी द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, द प्रेसिडेंट। क्यों, क्योंकि प्रेसिडेंट ही जो है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे वो यूनियन मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। जब प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है तो यूनियन मिनिस्टर्स को भी रिजाइन करना पड़ता है, और ये सब किसके प्लेजर में करते हैं, प्रेसिडेंट के प्लेजर में ही करते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये देखिए प्री में आया था 2007 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये अभी हमने डिस्कस किया था कि पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे। ऑप्शन ए लाल कृष्ण आडवाणी, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी चरण सिंह, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, पहला स्टेटमेंट है, देखो 3 स्टेटमेंट दिए, देखना है कौन सा करेक्ट है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है जवाहरलाल नेहरू वॉज इन हिज 4th टर्म एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। ये सही आंसर है, क्योंकि उनका टेन्योर था 47 से 52, फिर 52 से 57, फिर 57 से 62। ये 3 टेन्योर तो वो कंप्लीट कर चुके थे। फिर चौथा चल रहा था 62, लेकिन उनकी डेथ हो गई थी 64 में। ठीक है, फिर पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, जवाहरलाल नेहरू रिप्रेजेंटेड द रायबरेली कॉन्स्टिट्यूएंसी एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये गलत है। जवाहरलाल नेहरू जो है वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बिलोंग करते थे, फूलपुर। ठीक है, फूलपुर कहाँ आता था, इलाहाबाद के पास में आता था, और उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को ये रिप्रेजेंट करते थे। तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। थर्ड वाला, द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज्यूम द ऑफिस इन द ईयर 1977। ये सही है। क्यों, क्योंकि 1975 से 77 तक इमरजेंसी लगी थी, तब तक सारे नेशनल कांग्रेस के ही प्राइम मिनिस्टर रहे, लेकिन 77 में कौन आए थे, मोरारजी देसाई आए थे। और मोरारजी देसाई किस पार्टी के पीएम थे, तो जनता दल पार्टी के पीएम थे। ये अभी हमने पहले डिस्कस किया। तो फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, तो ऑप्शंस कौन सा है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट एंड थर्ड वाला करेक्ट है। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज और हर अपॉइंटमेंट। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है उसके अपॉइंटमेंट के टाइप क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए नीड नॉट नेसेसरीली बी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट बट मस्ट बिकम अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेज विद इन द 6 मंथ। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनते हैं उनको जरूरी नहीं है कि वो किसी भी एक हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के मेंबर हो, लेकिन उनको विद इन दी 6 मंथ किसी भी एक हाउस का, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसका मेंबर बनना पड़ता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा भी देख लो, नीड नॉट नेसेसरीली बी अ मेंबर ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट बट मस्ट बिकम अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। तो ऐसा जरूरी नहीं है लोकसभा का मेंबर, राज्यसभा का भी बन सकता है। मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेज इन द पार्लियामेंट, ये भी गलत है। मेंबर ऑफ द लोकसभा, ये भी गलत है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, मतलब जिस टाइप के क्वेश्चंस आ गए वो हमने डिस्कस कर लिए। तो अब आपको जब प्राइम मिनिस्टर पढ़ना है तो आपको इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस देना है कि कौन सा प्राइम मिनिस्टर का क्या इंपॉर्टेंस है, उनका टेन्योर में क्या प्रॉब्लम आया था, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है। ठीक है, और
ये सब डिस्कस करना है। फिर आर्टिकल कौन सा है ये मैं आपको बता देती हूँ। आर्टिकल 75 में प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट की बात की गई। और टेन्योर हमने देखा कि जब तक कॉन्फिडेंस रहता है तभी तक प्राइम मिनिस्टर रहता है, नो कॉन्फिडेंस पास हो जाएगा तो प्राइम मिनिस्टर का कोई रोल नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज 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 लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और रेगुलर अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मैं ये सीरीज को कंटिन्यू करूंगी। अगर नहीं पसंद आएगा, क्योंकि मुझे एक मोटिवेशन की ज़रूरत है, ये वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है, और अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं ये वीडियोस नहीं बना पाऊंगी। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे कुछ इंडिकेशन दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, तो इससे मुझे अच्छा फील होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर इसके अलावा भी अगर आपको ये पूरी सीरीज देखनी है इंडियन पॉलिटी का एमसीक्यूज वाइज, तो आप चैनल पर जा सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है सिविल सिग्नल, वहाँ पे इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यूज वाइज सीरीज मिल रही है। और कोई भी बच्चा अगर एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा है, 2022 वाला जो एग्जाम है 19 जून का, उसमें हम डे वाइज स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे हैं। डे वाइज मतलब डेली टारगेट हम सेट करते हैं, उससे हमारा 30 डेज में सिलेबस खत्म हो जाएगा और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए आप वो सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा तमिलनाडु की क्लास 11th और 12th की हिस्ट्री और पॉलिटी की रिवीजन सीरीज, ये दोनों आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ हेल्पफुल टिप्स चाहिए, तो वो भी मेरे वीडियो पर चैनल पर जाकर मिल सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम। और अच्छे से पढ़ाई करना, मन लगा के पढ़ाई करना, आप जरूर एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे।